हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में, जो है जीन रेगुलेशन। सो हम हेडिंग डाल लेते हैं टॉपिक की, जीन रेगुलेशन। मेरी राइटिंग बहुत ही बेकार आने वाली है क्योंकि मैंने पेन टैब कभी यूज किया नहीं है और मैं अभी सीख ही रही हूँ। तो डोंट माइंड इट, सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं अपनी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जीन रेगुलेशन। आप टॉपिक सीखो, मैं पेन टैब चलाना सीखती हूँ, ठीक है ना। दिस इज व्हाट जीन रेगुलेशन, ठीक है। तो ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं और सब में जो डीएनए है वो सेम ही है। चाहे वो हमारे हैंड की सेल है या फिर हमारे सलाइवा की सेल है या फिर हमारे इंटेस्टाइन की सेल है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन की सेल्स हैं वो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे हैंड की सेल भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करें, डीएनए तो सेम ही है ना। या फिर हमारे आईज की सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करें, ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो स्विच ऑफ और स्विच ऑन होते रहते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द एनवायरमेंट, ठीक है। तो इनका ये जो स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ होना है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं जीन रेगुलेशन, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं जीन रेगुलेशन के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में होते हैं दो टाइप के जीन्स। कौन कौन से? एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ट्राई करते हैं लिखने का। कॉन्जुगेट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। constitutive genes, okay, and second one is non constitutive genes। ठीक है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होते हैं उन्हें हाउस कीपिंग जीन्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसे जीन्स होते हैं जो हमेशा एक्सप्रेस होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारी बॉडी की ग्लाइकोलिसिस के जीन्स हैं, वो क्या करेंगे, वो हमेशा एक्सप्रेस होते रहेंगे क्योंकि बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो हमेशा होती है, ठीक है। और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होते हैं उन्हें हम लग्जरी जीन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे जीन्स हैं जो सिर्फ रिक्वायरमेंट होने पे ही एक्सप्रेस हो पाते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक्सप्रेस नहीं होते हैं, इनको जब रिक्वायरमेंट होती है एक्सप्रेस होने की, उसी टाइम पे ये क्या करते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स आर दो जीन्स which express continuously। Please ignore my handwriting. Just focus on the content. Genes of glycolysis. Okay.
and non-constitutive genes are those genes which, ये कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया, which express only when required. ऐसे किसी जीन्स के बारे में हमें पता है क्या? बिल्कुल पता है। कौन से जीन्स होते हैं? जो लैक ओपेरॉन हम पढ़ने वाले हैं वो कौन से जीन्स हैं? वो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव या फिर लग्जरी जीन्स। ठीक है, ये तो बात हो गई चलो कॉन्स्टिट्यूटिव और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये जो जीन रेगुलेशन, ये क्या सिर्फ यूकेरियोट्स में होता है? नहीं, ये यूकेरियोट्स में भी होता है और ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो प्रोकैरियोट्स में जो जीन रेगुलेशन है वो होता है सिर्फ एक सिंगल स्टेप में, और वो सिंगल स्टेप क्या है? इट अकर इन अ सिंगल स्टेप which is what? ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होती है ना, उससे पहले ही वहां पे क्या हो जाता है? जीन रेगुलेशन हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन पे क्या हो जाता है? जीन रेगुलेशन हो जाता है। लेकिन यूकेरियोट्स में क्या होता है कि यूकेरियोट्स में जो जीन रेगुलेशन है, यहाँ पे हम लिखते हैं यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स में जो जीन रेगुलेशन है वो होता है 4 स्टेप्स में। Again, I'm saying this, please ignore my handwriting. 4 steps are here in the gene regulation of eukaryotes. First one is transcription. ठीक है, सेकंड, जब प्रोसेसिंग होती है, पहले क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बन जाएगा। फिर क्या होगा कि जो एमआरएनए है वो मैच्योर होगा, उसकी स्प्लाइसिंग होगी, कैपिंग, टेलिंग होगी, है ना। तो जो प्रोसेसिंग का स्टेप है वहां पे भी यूकेरियोट्स में क्या होता है? जीन रेगुलेशन हो सकता है। फिर अगर हम बात करें थर्ड स्टेप की, तो जब एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता है, उस टाइम पे भी क्या होता है? जीन रेगुलेशन हो सकता है। और लास्टली जीन रेगुलेशन यहाँ पे हो सकता है ट्रांसलेशन के टाइम पे भी। ठीक है, ये हमने बात कर ली है। ठीक है, यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन की हमने बात की। हमारे सिलेबस में सिर्फ प्रोकैरियोट जीन रेगुलेशन दे रखा है, तो उसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात आती है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें तो जीन रेगुलेशन सिंगल स्टेप पे हो रहा है, लेकिन यूकेरियोट्स में तो 4 स्टेप्स पे हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है वो साइमल्टेनियसली होती है। ठीक है, वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद में डायरेक्टली ट्रांसलेशन हो जाती है ना, और वो एक ही कंपार्टमेंट में होती है, एक ही जगह पे होती है। लेकिन यूकेरियोट्स में क्या होता है? यूकेरियोट्स में तो पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी, उसके बाद में क्या होगा? मैच्योरेशन होगा। पहले उसकी स्प्लाइसिंग होगी, कैपिंग होगी, टेलिंग होगी, उसके बाद में कहीं जाके ट्रांसलेशन होगा ना। तो इसलिए, और वो होता भी अलग अलग है कि कुछ चीजें क्या होती हैं, तो कुछ चीजें तो न्यूक्लियस के अंदर होंगी और कुछ चीजें न्यूक्लियस के बाहर होंगी। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस एक साथ नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होता है कि यूकेरियोट्स में 4 स्टेप में होता है और प्रोकैरियोट्स में ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो अब प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक कंसेप्ट जो कि है ओपेरॉन। ठीक है, ये हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं ओपेरॉन। ठीक है,
तो ये ओपेरॉन होता क्या है? Basically, operon is a group of genes which coordinate to perform a particular metabolic function. ये एक जीन्स का एक ग्रुप है जो क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन को करते हैं। ठीक है। अब जो ओपेरॉन है, प्रोकैरियोट्स में जो ओपेरॉन है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि वेल ओपेरॉन, जैसे कि हिस ओपेरॉन, टीआरपी ओपेरॉन, लेक ओपेरॉन। ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में दिया गया है सिर्फ लेक ओपेरॉन, तो हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं लेक ओपेरॉन को। उससे पहले हम ओपेरॉन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं कि ओपेरॉन को किसने दिया था, कि इट इज गिवन बाय, यहाँ पे हम लिखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, गिवन बाय जैकब and Monod. ठीक है। And if we talk about its definition, it is a group of genes which coordinate ये दिखने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी यूज टू नहीं हूं मैं पेन टैब से, बट आई एम ट्राइंग, which coordinate to perform a particular metabolic function. ओके ठीक है। एग्जाम्पल लिखें, ठीक है एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम इसके। लेक ओपेरॉन, जो कि ऑफ कोर्स हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टीआरपी ओपेरॉन, वेल ओपेरॉन and his operon etc. ठीक है। ओके चलो ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं लेक ओपेरॉन के बारे में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मिस हो गई है कि जब हमने बात करी थी नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स के बारे में, तो यहाँ पे हम ये बताना भूल गए थे कि जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हैं वो भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं इंड्यूसिबल जीन्स और दूसरे होते हैं रिप्रेसर जीन्स। ठीक है। तो जो इंड्यूसिबल जीन्स होते हैं वो जनरली स्विच्ड ऑफ होते हैं जब तक कि कोई मेटाबॉलिक या फिर जब तक कोई मॉलिक्यूल आके उनसे बाइंड ना करे और उनको स्विच ऑन ना करे, तब तक वो क्या रहते हैं, स्विच ऑफ रहते हैं। ठीक है। और रिप्रेसर होते हैं इसके ऑपोजिट, वो जनरली स्विच ऑन रहते हैं, जैसे ही कोई मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा तो वो स्विच ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने बात करी है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, ओपेरॉन के बारे में। ठीक है, हम न्यू पेज ले लेते हैं। ओके ठीक है। लेक लेक ओपेरॉन। अब यहाँ पे लेक का मतलब है लैक्टोस। ठीक है। ये जो लेक ओपेरॉन है, हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन। ठीक है। तो ये लेक ओपेरॉन पाया जाता है इकोलाई बैक्टीरिया में। ठीक है। अब ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, इसका जो मेन फूड सोर्स है, मेन कार्बन सोर्स है, वो है ग्लूकोज। ठीक है। जब इसके पास में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो ये ऑब्वियसली ग्लूकोज को ही कंज्यूम करता है। लेकिन इन केस अगर इसके पास ग्लूकोज प्रेजेंट ना हो तो ये क्या करेगा, ये लैक्टोज को कंज्यूम कर लेगा और फर्दर क्या करेगा, ये लैक्टोज को ब्रेक कर देगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है।
इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि हम डेली क्या करते हैं, हम डेली खाते हैं रोटी। अगर मेरे घर में रोटी और चावल दोनों बने तो मैं बोलूंगी कि पहले तो मुझे रोटी खानी है, ठीक है। लेकिन इन केस कभी ऐसा हुआ कि मेरे घर पे तो रोटी बनी ही नहीं है, मेरे घर पे बने हैं क्या, चावल। तो मैं क्या बोलूंगी कि चलो ठीक है, आज मैं क्या करती हूँ, चावल को खा के काम चला लेती हूँ। तो ऐसे ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये जनरली कंज्यूम करता है ग्लूकोज को। लेकिन जब ग्लूकोज एनवायरमेंट में अवेलेबल नहीं है, लैक्टोज अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, लैक्टोज को कंज्यूम कर लेगा। उसके बाद में क्या करेगा, लैक्टोज को ब्रेक कर देगा, किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो जनरली इसके अंदर ये जो ओपेरोन प्रेजेंट है, ओपेरोन क्या है, ओपेरोन एक ऐसा स्विच है जिसको ऑन करने से मल्टीपल जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे जो दिवाली पे लड़ी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, एक स्विच को ऑन करते हैं और इतनी सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं एक साथ। ऐसे ही ओपेरोन एक स्विच है, उसको हम ऑन करेंगे तो बहुत सारे जीन एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। और लैक ओपेरोन के केस में क्या होता है कि ये जनरली स्विच जो ऑफ रहता है, जब ये ग्लूकोज इसके पास होता है तो ये ऑफ रहता है, इसको जरूरत नहीं होती है लैक्टोज को तोड़ने की, क्योंकि ये तो ग्लूकोज खा रहा है। लेकिन इन केस अगर इसको लैक्टोज को खाना पड़ गया तो ये क्या करेगा, ये अपने सिस्टम को फटाफट क्या करेगा, ऑन करेगा, ताकि ये लैक्टोज को तोड़ सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो केसेस के थ्रू लैक ओपेरोन को समझने वाले हैं। पहले केस में क्या होगा, पहले केस में होगा ये कि हमारे एनवायरमेंट में क्या है, अगर इफ ग्लूकोज, ओके जस्ट गिव मी 1 second, if glucose is present and lactose absent, ठीक है। अगर हमारे एनवायरमेंट में ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज अब्सेंट है तो क्या होगा, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। ये मैंने इतना बड़ा सा क्या बना लिया, एक बैक्टीरिया बना लिया। इसके अंदर हम बनाते हैं हमारा ओपेरोन सिस्टम, ठीक है। डायग्राम बनाना तो इजी है इसमें, ठीक है भाई। चलो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एक प्रोमोटर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे होता है आइजीन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक ऑपरेटर, देन प्रोमोटर of the structural gene. This is Z gene, this is Y gene, and this is our A gene, ठीक है। अब हमने क्या कहा, ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज अब्सेंट है। इस केस में क्या होगा, देखो ये आई जीन है ना, ये तो हमेशा एक्सप्रेस होता रहता है, ठीक है। ये लैकोपेरोन का पार्ट है भी नहीं, ये रेगुलेटरी जीन, ठीक है। तो ये आई जीन क्या करेगा, ये बनाएगा आरएनए, ठीक है। इसने बना दिया, यहाँ पे एमआरएनए इसने बना दिया। अब इस एमआरएनए से बनेगा क्या, इससे बनेगा रिप्रेसर, ठीक है भाई। हमने मान लिया कि ये क्या है, ये रिप्रेसर, ठीक है। अब ये जो रिप्रेसर है, ये अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो इस केस में क्या करता है, इस केस में ये जाके बाइंड कर लेता है ऑपरेटर से और कर देता है ऑपरेटर को ब्लॉक। अब अगर यहाँ पे ऑपरेटर ब्लॉक हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बाइंड नहीं कर पाएगा प्रोमोटर से और आगे की सारी प्रोसेस क्या होगी, रुक जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, हमने ऑपरेटर पहले बना दिया और प्रोमोटर बाद बना दिया। यहाँ पे हम इसको फिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे हमने बनाना है क्या,
प्रोमोटर और ये बनेगा यहाँ पे ऑपरेटर, ठीक है। और ये हो गया हमारा ऑपरेटर यहाँ पे ब्लॉक। अगर ऑपरेटर ब्लॉक हो गया है तो क्या होगा यहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। दिस इज आर आरएनए पॉलीमरेज which now cannot bind to the promoter। और आगे की जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होनी थी वो भी क्या हो गई, बंद हो गई, ये रुक गई है यहाँ पे, ये अब हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। क्योंकि क्या किया, रिप्रेसर ने जाके यहाँ पे बाइंड कर लिया, आगे आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता रोक दिया इसने, फिजिकली इसको रोक दिया कि रुक जाओ भाई, अब तुम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया फर्स्ट केस पर। अब हम केस 2 पढ़ने के लिए एक और पेज ले लेते हैं। पेजेस बहुत सारे हैं हमारे पास, पेजेस कम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरा केस पढ़ते हैं। दूसरे केस में हमारे पास क्या है, दूसरे केस में ग्लूकोज तो एब्सेंट है, ग्लूकोज इज एब्सेंट, but lactose is present in the environment, lactose present, okay। Let make a diagram of E. coli again। ये हमने बना लिया हमारा बड़ा सा बैक्टीरिया E. coli, ठीक है, ठीक है जी, ये बन गया हमारा बैक्टीरिया। ये फिर से हम बनाने वाले हैं ओपेरॉन। यहाँ पे हमने बनाया जी हमारा प्रोमोटर, फिर हमने बनाया इनहिबिटरी जीन जो क्या बनाएगा, रिप्रेसर बनाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने फिर से प्रोमोटर बना दिया और ये ऑपरेटर हो गया हमारा। यहाँ पे आ गया जी जेड वाई एंड ए, ठीक है भाई। अब देखते हैं अब क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब ये क्या करेगा, आइजीन ने क्या बनाया, इसका तो काम ही है, ये क्या करेगा, ये एमआरएनए बनाएगा पहले, ठीक है। एमआरएनए की ट्रांसलेशन होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन। यहाँ पे इसने बना दिया भाई रिप्रेसर प्रोटीन, ये रहा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कोई आ गया, कौन आया, लैक्टोज आ गया, ठीक है। एनवायरमेंट में लैक्टोज आ गया, ग्लूकोज तो है नहीं और लैक्टोज आ गया है। अब ये जो लैक्टोज है ना, ये ऑलरेडी थोड़ा सा प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, देखो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो ये लैकोपेरोन है कभी कभी थोड़ा थोड़ा काम करता रहता है, लीकी एक्सप्रेशन होता रहता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि थोड़ा सा लैक्टोज एनवायरमेंट में प्रेजेंट, सेल के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या करेगा, जो लैक्टोज है वो बना लेगा अपना आइसोमर। लैक्टोज का आइसोमर क्या है, एलो लैक्टोज, ठीक है। अब ये जो एलो लैक्टोज है ना, ये आके बाइंड कर लेता है किसके पास में, ये हमने मान लिया हमारा, ये हो गया हमारा एलो लैक्टोज। यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको, ये रहा हमारा एलो लैक्टोज, ठीक है। इसने क्या करा भाई, इसने आके बाइंड कर लिया हमारे रिप्रेसर के साथ में। ये हमारी ये वाली चीज क्या है, ये हमारा एलो लैक्टोज है, कलरफुल। और ये जो एलोलैक्टोज है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंड्यूसर, ठीक है। इसने आगे कर लिया क्या, रिप्रेसर के साथ बाइंड कर लिया। अब जैसे ही इसने रिप्रेसर के साथ बाइंड करा, अब रिप्रेसर हो गया यहाँ पे इनएक्टिवेट, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया है इनएक्टिवेट, इनएक्टिवेट। अब ये क्या करेगा, अब ये जाके ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो यहाँ पे इनएक्टिवेट हो गया है, ठीक है। अब ऑपरेटर पे जाके ये बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता साफ हो गया है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आया आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज आर आरएनए पॉलीमरेज। और इसने क्या किया, इसने यहाँ पे बाइंड करके प्रोमोटर पे आगे प्रोसेस स्टार्ट करा दी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज ने जैसे ही बाइंड किया तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो यहाँ पे बन गया क्या, लेक एमआरएनए, ठीक है। अब जैसे ही ये लेक एमआरएनए बना तो अब होगी क्या, ट्रांसलेशन। यहाँ पे हो जाएगी जी ट्रांसलेशन। अब देखो, जब ट्रांसलेशन होगी ना
तो ये जो जेड जीन है ये क्या करेगा, ये बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं इसको थोड़ा सा, अगर हमें जगह मिलती है तो। ठीक है जी, हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे जेड ने क्या बनाया, जेड जीन ने, मैं यहाँ पे दोबारा जेड लिख रही हूँ, वैसे ये इसी का है तो आप समझ जाना। ठीक है, कि जेड जीन ने क्या बनाया, इसने बनाया जी बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं बैक्टीरिया के बाहर लिख देती हूँ, लेकिन ये बैक्टीरिया के बाहर नहीं है ये चीजें। ठीक है, कहीं मैं इनको बाहर लिखूँ और आप यही समझ लो कि ये तो बैक्टीरिया के बाहर बन रही है। ये बन तो बैक्टीरिया के अंदर रही है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास स्पेस नहीं बचा है। तो वाइजीन क्या बनाएगा, वाइजीन बनाएगा परमेस। ठीक है जी, और ए जीन क्या बनाएगा, ए जीन बनाएगा हमारा ट्रांस एसिटाइडेज। ठीक है जी, ये बना लिया इसने। अब ये जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, इसका काम क्या है, ये करता क्या है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये लैक्टोज को ब्रेक कर देगा किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, और ये जो परमीज है जो वाइस जीन से बना है, ये क्या करेगा, ये जो एनवायरमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट है ना, उसके लिए ये एक चैनल प्रोटीन का काम करेगा और लैक्टोज को सेल के अंदर एंटर कराने में हेल्प कराएगा। ठीक है, और ट्रांस एसिटाइलेज क्या करेगा, कई बार क्या करता है, क्या होता है कि जो परमीज है ना, जो लैक्टोज को अंदर एंटर कराता है, ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी एंटर करा देता है, जैसे कि थियोगैलेक्टोसाइड। ठीक है, तो जो थियोगैलेक्टोसाइड है ना, वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। जैसे ही वो सेल के अंदर आएगा, सेल में टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा, जिसकी वजह से इकोलाई किल हो सकती है। तो ये जो ट्रांस एसिटाइलेज है, ये क्या करेगा, ये जो सेल के अंदर एसिटाइल सीओए अवेलेबल है, उसमें से एसिटाइल ग्रुप को हटाएगा और लगा देगा उस पे थियोगैलेक्टोसाइड पे, जिसकी वजह से क्या होगा, थियोगैलेक्टोसाइड हो जाएगा इनएक्टिवेट और टॉक्सिसिटी बच जाएगी। वैसे तो ट्रांस एसिटाइलेज का कोई ऐसे पर्टिकुलर फंक्शन दे ही नहीं रखा है हमारे एनसीईआरटी बुक में, लेकिन इसका ये फंक्शन भी होता है कि ये क्या कराता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कराता है। तो इनको हम सबको क्या करते हैं, इसको हम साफ साफ नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, एक हम छोटी सी ट्रिक भी यहाँ पे देखते हैं चीजों को याद करने के लिए। ठीक है, जब हम डायग्राम बनाते हैं ना ये, तो इसको हम याद कर सकते हैं, एक एक करके लिखते हैं। चलो ठीक है, इसको ये हम लिखते हैं यहाँ पे PIP। अलाइनमेंट थोड़ी सही नहीं जा रही है, इतना सा एडजस्ट आप कर लेना। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, पिप्पो जया। ठीक है, ये मैंने ऐसे ऊपर हिंदी में लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहना है यहाँ पे, पिप्पो जया। ठीक है, तो पी से क्या होता है, पी से होता है जी प्रोमोटर। ठीक है जी, आई से क्या होता है, आई से होता है जी हमारा इनहिबिटरी जी, जो क्या बनाता है, जो बनाता है रिप्रेसर। ठीक है जी, ये भी हमने लिख लिया है यहाँ पे। और ये अगेन आ गया हमारा प्रोमोटर। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि दो दो प्रोमोटर क्यों हैं, क्योंकि ये जो पहले वाला प्रोमोटर है ये तो रेगुलेटरी जीन का है, और सेकंड वाला प्रोमोटर किसका है, सेकंड वाला प्रोमोटर है स्ट्रक्चरल जीन का। अब ये ओ यहाँ पे क्या है, दिस इज द ऑपरेटर, एंड जेड जीन विल codes for beta galactosidase, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है लैक्टोज को किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है जी, एंड दिस पाइजिन कोड फॉर परमीज, परमीज ये क्या करेगा, ये क्या करता है भाई, ये परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा ये। ठीक है,
और ये क्या करता है, ये चैनल प्रोटीन की तरह काम करेगा भाई, चैनल प्रोटीन। किसके लिए? फॉर लैक्टोज। ये लैक्टोज भाई साहब की वीआईपी एंट्री कराने में हेल्प कराता है, ठीक है। चलो ठीक है जी। और हमारा ए जीन क्या कराता है, ये कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, ट्रांस एसिटाइलेज। और ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सेल। ठीक है भाई, ये हो गया है हमारा कंप्लीट लैक्टोपेरॉन। हो सकता है कि राइटिंग में बहुत ज्यादा कमी है मेरी, लेकिन कंटेंट में कमी नहीं है, तो ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हमारा हो गया है। ठीक है, इसके बाहर से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लैक्टोपेरॉन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको मजा आया होगा मेरे साथ में लैक्टोपेरॉन पढ़ के। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।